हाँ भाई, तो राधे राधे सभी लोगों को, स्टूडेंट्स को। और सब कैसे हैं? आई होप ऑल यू आर वेल। तो देखो, मैं ये टॉपिक शुरू कर रहा हूँ एक और, जिसको कहते हैं एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो हम यहाँ पर अब इस एंड पर आ चुके हैं चैप्टर के, जिसमें हमने आपको पूरे चैप्टर की एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। आई होप कि इसके बाद इसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा आपको इस टॉपिक के अंदर, जिसमें मैंने आपको आरएनए इंटरफेरेंस, बीटी टॉक्सिन, बीटी कॉटन, इंसेक्ट स्पेसिफिक प्लांट, ठीक है, ट्रांसजेनिक टोमेटो, ट्रांसजेनिक राइस, गोल्डन राइस, ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ाई। अब इसके अंदर हमें एक टॉपिक है जो हमारा अब इसमें आता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। इसका मैंने हिंट भी दिया था, जो किताब के अंदर दिया हुआ है कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है, इसको समझेंगे हम। तो होता क्या है कि जो ट्रेडिशनल तरीके थे डायग्नोसिस का, मतलब होता है, मैंने आपको मेडिसिन में इस्तेमाल में एक बात बताई थी कि रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन, तो उसमें कई सारी चीजें थी, डायग्नोस्टिक्स था, थेरेपिक्स थे, इंसुलिन के बारे में बताया, जीन थेरेपी बताई मैंने आपको। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इसके अंदर हमें ये समझना है कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर कैसे, इसको मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होती क्या है। तो डायग्नोसिस का मतलब होता है यहाँ पर कि किसी इन्फेक्शन के बारे में, है ना, बॉडी के अंदर कोई पैथोजन इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, वायरल डिसीज या कोई फंगल डिसीज, इसके बारे में पता करना है। तो नॉर्मल जो सीरम बेस्ड जो टेक्निक्स होती हैं, ब्लड टेस्ट लिया, है ना, यूरिन टेस्ट कर रहे हैं या फिर और कोई स्पूटम ले रहे हैं, ये सब एक लेंथी प्रोसीजर्स हैं, ट्रेडिशनल तरीके। जैसे किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है तो उसे कब पता चलता है? जब उसको सिम्टम अपीयर होने लगते हैं उसके, है ना। जैसे किसी को वायरल डिसीज हुई है तो जुकाम खांसी होने लग जाएगा, या फिर निमोनिया हुआ है, बॉडी के अंदर आपको जबरदस्त जुकाम खांसी, नाक से पानी बहना, आंख से पानी बहना, या फिर कोई भी डिसीज कब अपीयर होती है, कब पता चलता है हमको? जब वो अपने सिम्टम्स दिखाने लगती है, सिम्टम्स हाईलाइट होने लगते हैं, तो हमको पता लगता है कि भाई ये डिसीज हो गई है इसको। मीनवाइल बॉडी के अंदर फैल चुकी होती है, जब वो अपना इफेक्ट दे रही होती है डिसीज, पैथोजन, उस समय पर वो अपने सिम्टम को बताती है। बॉडी नॉर्मल नहीं है, हमने हेल्थ के अंदर पढ़ा ना कि बॉडी की नॉर्मलसी डिस्टर्ब होने लगती है, तो बॉडी साइन ऑफ ए सिम्टम ये अपीयर होते हैं। अब जब वो बॉडी के अंदर डिसीज फैल गई और वो सिम्टम दे रही है, तो उसको ट्रीट करना कितना मुश्किल है ना। ट्रीट करना कितना मुश्किल है कि भाई अब वो पैथोजन अपना पूरा अफेक्ट दे चुका है। मलेरिया हो गया, किसी को मलेरिया हो गया, ठंड लग रही है, साहब लेके डॉक्टर के पास गए, ठंड लग के बुखार आया है, डॉक्टर कहेगा मलेरिया टेस्ट कराओ। मलेरिया टेस्ट आएगा, फिर तब तक 2-3 दिन निकल गए, जब तक मलेरिया अच्छे से खासी तरीके से शरीर में फैल चुका है। तो इस ट्रीटमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं मालूम है? इस ट्रीटमेंट में हम अब उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं जब वो फैल चुका है। जब वो डिसीज पूरी तरीके से बॉडी में फैल चुकी है या लगभग फैल गई है, 70-80% डिसीज कैप्चर कर चुकी है बॉडी को, सिम्टम दे रही है, बॉडी अस्वस्थ हो चुकी है, शरीर सब तरह से एबनॉर्मल हो गया, बीमारी की वजह से ग्रसित हो गया, बीमारी की गिरफ्त में आ गया, बीमारी की गिरफ्त में आ चुका है शरीर, तभी सिम्टम देगा, है ना। अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है और आपको बाहर से वो चीज दिखाई नहीं दे रही है, तो कौन डॉक्टर के पास जाएगा, कौन टेस्टिंग कराएगा? डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब हमें बुखार आ जाता है या फिर कोई अनवांटेड सिम्टम अपीयर हो लगते हैं बॉडी में, अनवांटेड सिम्टम अपीयर हो लगते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहता है टेस्ट कराओ, फिर उसमें टाइम निकलता है, डॉक्टर दवाई देता है, मीनवाइल नहीं सही हुई फिर टेस्ट करवाता है, कुछ शुरू में टेस्ट कराते हैं, अल्टीमेटली टाइम वेस्टिंग है और बॉडी का नुकसान। जब वो डिसीज बॉडी के अंदर फैल गई तो क्या बॉडी को नुकसान कर रही है, अंदर से हार्म कर रही है, शरीर को के टिश्यूज को डैमेज कर रही है, आपकी बॉडी को किल करने की कोशिश कर रही है, फिर उसका इलाज कहाँ हुआ? तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात है ना। आप प्रिवेंशन तो कर नहीं पाए, क्योर करने में लगे हो। प्रिवेंशन कर ले हम, मान लो पहले ही पता लग जाए, तो पहले कब पता चलेगी? पहले कब पता चलेगी कि हमें उसका हल्का सा कोई साइन या अर्ली डायग्नोसिस हम कर लें कि बॉडी का सैंपल और उसके अंदर क्या करें? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करें। तो क्या मतलब? वो मॉलिक्यूल तो आप डिटेक्ट, डीएनए मॉलिक्यूल है, मान के चलो कोई पैथोजन है, उसमें डीएनए मॉलिक्यूल है, आपने उसको डायग्नोसिस सेंटर
पॉजिटिवली भेजा, जबकि वो बहुत इनिशियल स्टेज में प्रॉब्लम है, तो सिम्टम अपीयर नहीं हुए, साइन अपीयर हुए हल्के से, और आपने उसको क्या किया, जैसे कोरोना डिसीज फैली, तो कोरोना के अंदर लोगों को सस्पेक्ट्स थे, तो पहले ही आपने उसकी डिसीज का हल्का सा सस्पेक्ट था वो पूरी तरीके से गिरफ्त में आने से पहले ही हमने प्रिकॉशनरी सबका टेस्ट कर दिया, भाई इसका कोरोना टेस्ट कराओ, इसको हल्का जुकाम खांसी हो रहा है इससे फलाने, या हमने जितने भी चेक पोस्ट पर, एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशनों पर सब पर टेस्टिंग स्टेशन लगा दिए, भाई ये व्यक्ति वहां से आ रहा है तो हो सकता है इसके अंदर वायरस हो, तो क्या था, ससेप्टेबिलिटी थी, उसकी पॉसिबिलिटी थी कि इसके अंदर वायरस हो सकता है, तो हमने पहले ही उसका स्पूटम, उसका लार लेकर, उसकी नाक में से यहाँ से म्यूसिलेज लेकर हमने टेस्ट करा लिया उसका। अब उसमें अगर मान लो वायरस का एक भी मॉलिक्यूल है तो हमने क्या किया, उसकी मल्टीपल कॉपी बनाई। अब देखो इसके अंदर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में कई सारी चीजें इस्तेमाल करी जाती है, जैसे एलिसा टेस्ट होता है, एंजाइम इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट है, और इसके अंदर पीसीआर मशीन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इस्तेमाल होता है, और इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी आती है इसके अंदर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, अब इसका अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। हमें यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर, एलिसा, इन सब टेक्निक से हम ये डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो हमारा मेन जो इसमें मोटिव है वो ये है कि कम से कम टाइम वेस्ट करे हुए और जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस हो जाए, जिससे कि डिसीज ना फैले। तो अब आप इसको मैं पीसीआर मशीन को इसके बारे में बताता हूँ कि सैंपल ले लेते हैं हम सस्पेक्ट कंडीशन में, है ना, जैसे कोरोना के केस में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स थे इनिशियल फेज पर, हमको ये पता लगाना था इस व्यक्ति में कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो फैल जाए बॉडी में, उससे पहले ही सस्पेक्ट। देखिए सब जगह पर, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, सभी पर टेस्टिंग मशीन लगा रखी थी, सभी जगह पर एयरपोर्ट्स पर टेस्ट कराया जा रहा था लोगों को, हल्का सा उनका सैंपल लेकर और फिर पीसीआर मशीन से क्या करते थे, उसकी डीएनए की कॉपीज बनाई जाती थी, इसको डीएनए कॉपी डायग्नोसिस कहते हैं। तो जो पीसीआर मशीन क्या करती है, उसकी मल्टीपल कॉपी बना देती है, क्लोन बना देती है, बहुत सारी कॉपी बना देती है। जैसे आप एक बात समझो, जैसे मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप होता है, वो क्या करता है कि छोटी सी चीज को मैग्नीफाई करके बड़ा करके हमको बता देता है, बड़ा करके दिखा देता है। इसी तरीके से पीसीआर मशीन क्या कर रही है कि छोटा सा सस्पेक्ट है जो कि हमें लगता है कि वो हमारी बीमारी का कारण बन सकता है, उसकी मल्टीपल कॉपी, मिलियंस ऑफ कॉपीज को ही बना देता है, और इसको कहते हैं मिलियंस ऑफ कॉपीज। ये एम्प्लीफिकेशन कहलाता है, एम्प्लीफाई हो गया, जैसे मैग्नीफाई होता है ना, ऐसे एम्प्लीफाई हो गया। तो इस कंडीशन में हमारे को पहले से पता लग जाता है कि क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या बीमारी होने वाली है, शुरुआत हो चुकी है, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो पीसीआर मशीन का इस तरीके से इसमें काम आता है। अब एक इसमें टॉपिक और है जिसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये मैं आपको बताता हूं। तो देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर यहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसको हम यहां समझते हैं, इसको हटा देते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और इसके अंदर जो हमें पढ़ना है वो है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी, अब देखिए ऑटो रेडियोग्राफी क्या होती है। यहां पर हमारे पास एक चीज होती है, उसे कहते हैं प्रोब। तो हमारे पास प्रोब होते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी क्या होती है कि हम एक्सरे की मदद से और रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की मदद से हम किसी पैथोजन को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होगी, टॉपिक वही है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूल, डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल को पकड़ना है, मॉलिक्यूल को देखना है। मॉलिक्यूल इनिशियल स्टेज में बहुत छोटा एक मॉलिक्यूल जो होता है, वो जब कोई पैथोजन इनिशियल स्टेज में होगा, कम से कम इन्फेक्शन कम से कम किया होगा, उसने बॉडी में कम से कम फैला होगा, उसी समय पर उसको पता लगाने का तरीका एक मैंने पीसीआर मशीन के थ्रू बताया, एक है ऑटो रेडियोग्राफी। तो ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है, हमारे पास में प्रोब होते हैं। प्रोब क्या होते हैं? प्रोब होते हैं जिसकी कि हमारे पास डीएनए और आरएनए के हमारे पास मटेरियल होता है, ठीक है।
ये सपोज करो मैंने ये डीएनए के प्रोब बनाए हैं, ये डीएनए के प्रोब है, ठीक है, ये आरएनए के प्रोब है। प्रोब क्या होते हैं? प्रोब क्या होते हैं? रेडीमेड न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस को प्रोब कहते हैं। रेडीमेड न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस, न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस क्या होती है? डीएनए आरएनए की सिंगल स्ट्रैंडेड जो होती है हमारी, ये डीएनए सीक्वेंस होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए की सीक्वेंस होती है, ठीक है। और इनको हम क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव बना के रखते हैं। रेडियो एक्टिव कौन सा यूज करते हैं? रेडियो एक्टिव फास्फोरस P32। P32 क्या कहते हैं इसको? रेडियो एक्टिव फास्फोरस, रेडियो एक्टिव फास्फोरस। अब आपको मालूम है कि डीएनए आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड के अंदर फास्फोरस होता है, ठीक है, शुगर, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस को मैंने रेडियो एक्टिव बनाया। अब रेडियो एक्टिव फास्फोरस का मैं इस्तेमाल करता हूं, ठीक है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस का मैंने इस्तेमाल किया। अब देखो ये मैंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस इसमें लगा दिया, अब क्या करना मैंने? बहुत सिंपल है, ये एक आर्टिफिशियली मेड डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस है। किसकी सीक्वेंस है? कि ये बहुत तरीके की सीक्वेंसेस हमने पहले से बनाकर रखी हुई हैं। सीक्वेंसेस वायरस की हो सकती हैं, सीक्वेंसेस बैक्टीरिया की हो सकती हैं, और पैथोजेंस की सीक्वेंसेस हो सकती हैं, ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसेस हो सकती हैं। जो हमने अब ह्यूमन जीनोम को मैप कर लिया तो उसकी बहुत सारी सीक्वेंसेस, डिसीजेस की सीक्वेंसेस, बीमारियों की सीक्वेंसेस और तरह तरह के पैथोजन की सीक्वेंसेस, वायरस की सीक्वेंसेस बना के रखी। क्यों रखी हुई है समझाता हूं आपको। अब एक बात समझो, ये सीक्वेंसेस को मैंने रेडियो एक्टिव और बना दिया। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? कि जिसको डिटेक्ट करा जा सकता है एक्सरे की मदद से, एक्सरे डिटेक्शन टेक्निक से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं हम, है ना। जैसे आपने बिल्ली की और शेर की आंखें देखी होंगी, रात में चमकती हैं, इनमें रेडियम होता है आंखों के अंदर, है ना। तो रात में चमकती है, दूर से रिफ्लेक्शन मारती है, इतने बड़े उसके शरीर को दिखाई नहीं देगा, रात में आंख जरूर दिखाई देगी उसकी, रिफ्लेक्शन मारती है। इसी तरह से जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं इनको ट्रेस किया जा सकता है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी एमिट करते हैं, रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। तो आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी प्रैक्टिकल पढ़ा होगा, है ना। तो उस प्रैक्टिकल में भी यही था कि रेडियो एक्टिविटी के द्वारा हम लोग ट्रेस करते थे मॉलिक्यूल्स को। तो यहाँ पर मान के चलो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये रेडियो एक्टिव प्रोब है। देखो ये रेडियो एक्टिविटी एमिट कर रहे हैं, मैंने ये रेडियो एक्टिविटी की वजह से ऐसे दिखा दिया, ये रेडियो एक्टिविटी एमिट कर रहे हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी एमिट कर रहे हैं, ये रेडियो एक्टिविटी एमिट कर रहे हैं। तो ये इनको क्या कहूंगा मैं? प्रोब। ये क्या है? प्रोब। कैसे प्रोब है? रेडियो एक्टिव प्रोब है, रेडियो एक्टिव प्रोब है। अब कुछ नहीं करना है। अब मेरे पास आपको एक बात मालूम है कि बायोटेक्नोलॉजी में मैं ये पढ़ के आ रहा हूं कि डीएनए को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, डीएनए को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना। आइसोलेशन ऑफ डीएनए ये हम पढ़ के आए। तो आइसोलेट कर लिया, डीएनए को आइसोलेट कर लिया और सदर्न ब्लॉटिंग से उसको मैंने आइसोलेट करके ब्लॉटिंग पेपर पे उसको ले लिया डीएनए को। अब इस प्रोब को सपोज करो ये मेरे पास में ये डीएनए आया, सदर्न ब्लॉटिंग के बाद में ये डीएनए आया, ये डीएनए आ गया मेरे पास में। किसका डीएनए? सस्पेक्ट का, सैंपल, जिसमें चेक करना है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करनी है ऑटो रेडियोग्राफी से कि इस व्यक्ति के शरीर में सपोज करो ह्यूमन, ये ह्यूमन है, इसका सैंपल लिया मैंने, ये सैंपल क्या है? ये सैंपल। अब इतना पता लगाना है कि इसके सैंपल में वो चीज है इस सैंपल में या नहीं है। तो इसमें क्या चीज देख रहा हूं? सपोज करो बीमारी चेक करनी है या कोई म्यूटेशंस चेक करने हैं। अब आपको
आपको एक बात मालूम है कि डीएनए हमेशा आरएनए डीएनए जो होता है अपने कॉम्प्लीमेंट्री के साथ में बेस पेयर बनाता है, अपनी कॉम्प्लीमेंट्री शो करता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है? ए के साथ टी, जी के साथ सी, ए के साथ टी, जी के साथ सी, प्यूरिन के साथ में पिरिमिडीन, पर एडेनाइन के साथ में थायमाइन होता है, ग्वानिन के साथ में साइटोसिन होता है। इसका मतलब, और ये यूनिकनेस होती है, इसका मतलब ये जो होगा ये किसी सस्पेक्ट, मैंने पहले से प्रोब बना के रखे हुए, अब इसको मैं क्या कराऊंगा, इस सैंपल के साथ में हाइब्रिडाइज कराऊंगा। हाइब्रिडाइज कराऊंगा, मेरे पास पहले से प्रोब तैयार है, ठीक है। अब मान के चलो अगर ये किसी वायरस, सपोज करो ये वाला किसी वायरस का डीएनए है, किसी वायरस का डीएनए, तो इसका जो मैंने प्रोब बनाया है वो इससे जाकर अटैच हो जाएगा। इसका जो मैंने प्रोब बनाया है वो इससे जाके अटैच हो जाएगा। इससे जाके अटैच हो जाएगा, इसका जो प्रोब बनाया है। और अगर इसमें से किसी का भी कोई सस्पेक्ट नहीं है तो वो अटैच नहीं होगा, वो अटैच नहीं होगा, अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ में अटैच नहीं होगा। जिसके साथ में उसकी कॉम्प्लीमेंट्रिटी होगी, जिसके साथ में उसकी कॉम्प्लीमेंट्रिटी होगी उसी के साथ में अटैच होगा। तो पहली बात तो ये आ गई, कोई बीमारी का अगर वायरस कोई डीएनए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री उससे जाकर जुड़ जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा भाई ये इससे जुड़ गया, मुझे मालूम है कि मैंने इस वायरस का, इस बैक्टीरिया का प्रोब बना के रखा हुआ है, सस्पेक्ट है, अपने साथी से मिल गया, वो जाकर जुड़ गए दोनों। अरे भाई तुम बहुत पुराने मिले यार, हम दोनों तो दोस्त हैं, जुड़ गए। अब जैसे ये जुड़ेंगे तो यहाँ पर एक्सरे मशीन में, एक्सरे पर ये जो है फिल्म आ जाएगी इसकी, यहाँ पर फिल्म आ जाएगी, जो अटैच हो जाएंगे उनकी फिल्म आ जाएगी। क्यों फिल्म आ जाएगी? क्योंकि ये रेडियोएक्टिविटी शो कर रहा है ना, ये रेडियोएक्टिव वेव्स एमिट कर रहा है ना, तो ये एक्सरे प्लेट पर दिखने लग जाएगा। इसलिए पता लग जाएगा कि इस बैक्टीरिया का प्रोब अपने साथी से जुड़ गया, यानी कि ये वायरस बैक्टीरिया इसमें है, तो ये रेडियोएक्टिव एक्सरे पर ये शो करेगा, एक्सरे फिल्म। प्रोब बनाया, प्रोब को हाइब्रिडाइज कराया, हाइब्रिडाइज कराने के बाद में उस सैंपल से इसको जोड़ा, जब सैंपल से अगर जुड़ गया तो वो एक्सरे में दिखेगा, बाकी कोई दिखाई नहीं देगा क्योंकि बाकी जुड़ेंगे नहीं। जब अटैच नहीं होगा तो एक्सरे फिल्म में उनका रिजल्ट ही नहीं आएगा। इस तरह से, अच्छा एक चीज और है, म्यूटेशंस। सपोज करो इस ह्यूमन के अंदर कुछ म्यूटेशंस हुई, म्यूटेशंस आप जानते हैं कि उसमें जीन डिलीशन, जीन का इंसर्शन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पूरा फ्रेम जोड़ गया है ना, या फिर उसकी कोई जीन, कोई न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूट हो गई, कुछ भी चेंज हुआ, तो वो, अब ये तो नॉर्मल डीएनए, ये म्यूटेटेड डीएनए। सपोज करो यहां से मैंने आधा डीएनए दिखाया, इसका मतलब इतना हिस्सा इसका नहीं है। तो म्यूटेशन के केस में जो मैंने इसका डीएनए इससे जोड़ूंगा तो वो हाइब्रिडाइज नहीं करेगा, क्योंकि म्यूटेटेड जीन, जो जीन या है ही नहीं उसके साथ में जुड़ गया सकता है, जो जीन या प्रेजेंट ही नहीं है उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए उससे जुड़ेगा ही नहीं, तो बीच में गैपिंग आ जाएगी, अटैच नहीं होगा और गैपिंग आ जाएगी, तो वो एक्सरे फिल्म पर दिखाई नहीं देगा, बाकी सब दिखाई दे जाएंगे म्यूटेशंस के साथ में, है ना। जैसे सपोज करो कि हम किसी से हाथ मिला रहे हैं, तो वो भी हमसे दोनों हाथ मिला के हाथ मिला, तो उसको एक उंगली उसने पीछे कर ली तो हाथ प्रॉपर मिल नहीं पाएगा ना, तो हमें लगेगा कि मैंने पूरा हाथ तो मिलाया नहीं है, अजीब सा लग रहा है। तो इसी तरीके से इसकी जीन उड़ी हुई है, गायब है, म्यूटेशन है, ये मुझे पता लगाना है म्यूटेशन है कि नहीं। अगर वो इससे अटैच हो जाता है तो म्यूटेशन नहीं हुई, अगर नहीं हुआ इसका मतलब इतनी जीन इसमें है ही नहीं, तो इसलिए वो इससे कंबाइन नहीं करेगा, तो मुझे पता लग जाएगा भाई इसमें म्यूटेशन हुआ है। तो इस तरह से किसी डिसीज के बारे में ऑटो रेडियोग्राफी, कोई सस्पेक्ट है ना, बीमारी, इन्फेक्शन, कोरोना, एचआईवी, मॉलिक्यूल को बस इससे अटैच कराकर ट्रेस करना है। जैसे पीसीआर में क्या था, एम्प्लीफाई कर रहे थे उसको,
एम्प्लीफिकेशन कर रहे थे एक मॉलिक्यूल की, बिलियंस ऑफ कॉपी बना रहे थे। तो माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाई बड़ा करके देखना होता है, पीसीआर में एम्प्लीफाई, बहुत सारी कॉपी बन गई, एक छोटी सी चीज थी उसकी मल्टीपल कॉपी उसने बना के दे दी, भैया देखो ये था, ये घुसा हुआ था इसके शरीर में, इसकी मैंने बहुत सारी कॉपी बना के दे दी, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है। इसलिए आपके शरीर में जो ट्रेडिशनल ब्लड टेस्ट वगैरह होता है डायग्नोसिस में, उसमें पूरी शरीर में बीमारी फैल चुकी होती है, उसके बाद पता चलता है हमको कि वो बीमारी फैली है। सीरम टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड में पैथोजन आता है, उसके टेस्टिंग करते हुए पैथोजन डिटेक्ट करता है, स्लाइड बनाई जाती है। यहाँ स्लाइड नहीं बना रहे, यहाँ पर एक हल्का सा मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, तो उसकी हजारों लाखों कॉपी जब बन जाती है तो वो सामने निकल आता है। बॉडी में कॉपी बने इससे पहले हमने पीसीआर में कॉपी बनाकर चेक कर लिया, भैया देखो ये इन्फेक्शन बॉडी में आ चुका है। इसी तरीके से ऑटो रेडियोग्राफी क्या करती है कि प्रोब्स की मदद से ट्रेस कर लेती है, मॉलिक्यूल के साथ में हाइब्रिडाइज कर जाती है अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के साथ में। जब ये जुड़ता है तो ये सिद्ध हो जाता है कि ये चूंकि सिंगल प्रोब हमने बना कर रखा था किसी बीमारी का और वो अपने साथी से जुड़ गया, इसका मतलब इसका साथी भी यहाँ मौजूद है, इसका साथी भी यहाँ मौजूद है और वो दोनों जुड़ गए, इसका मतलब यही सस्पेक्ट हम जिस बीमारी का प्रोब हमने जोड़ा था वो बीमारी इस व्यक्ति के शरीर में है। म्यूटेशंस हैं, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के बेस पर ऑटो रेडियोग्राफी की मदद से इसको पता लगाया जा सकता है। अगला टॉपिक जो इसमें डिस्कस करेंगे वो है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, एंटीबॉडी एंटीजन पता लगाने के लिए बहुत बढ़िया मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है एलिसा। इसको मैं डिस्कस करता हूँ। इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन पर हम पहुंच चुके हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक को समझाऊंगा, इसको कहते हैं एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। अब इसका मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का पार्ट पढ़ा रहा हूं मैं और मैं आपको मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन मेडिसिन वाले पार्ट में बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको ऑटो रेडियोग्राफी और ये सारी टेक्निक बताई। अब ये टेक्निक है एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट, ये कैसे फंक्शन करती है और कैसे यूज करते हैं बताओ। देखो दो तरीके की चीज होती है, एंटीबॉडी टेस्ट और एंटीजन टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट और एंटीजन टेस्ट, देखो एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में चिपक जाती है, एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में चिपक जाती है। देखो अभी जनरली समझे क्या कि एंटीजन को क्या मतलब हुआ कि जो पैथोजन आपके शरीर में एंटर कर रहा है एंटीजन है और उसके लिए जो बॉडी डिफेंस आर्मी तैयार कर रही है वो एंटीबॉडी है। हर बीमारी का एक एंटीजन होता है और उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी होती है। जैसे कि बॉडी ने हर एक बीमारी के एंटीजन के लिए एक डिफेंस आर्मी बना रखी अलग। आपने ह्यूमन हेल्थ में पढ़ा होगा कि जब हमने पढ़ा था वहां पर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी, बी लिम्फोसाइट वाली जब हमने ह्यूमरल इम्यूनिटी पढ़ी थी तो उसमें क्या था, ह्यूमरल इम्यूनिटी मेमोरी बेस होती है और एंटीजन को सस्पेक्ट करके उसके खिलाफ एंटीबॉडी की आर्मी तैयार करती है दूसरी बार के इन्फेक्शन के लिए। पहली बार उसको पता नहीं होता है तो वो दूसरी बार के लिए मेमोरी में अपने पास में एंटीबॉडी की आर्मी तैयार कर लेती है और अगली बार जब आता है पैथोजन तो इंटेंस डिफेंस करती है, इंटेंस ऑफेंस करती है और उस पैथोजन को किल करने की कोशिश करती है उस आर्मी के द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आ रहा है और हमने जो एंटीबॉडी अगर उससे चिपक जाती है तो क्या हुआ, इसका मतलब वो पैथोजन है। अच्छा, अगर मान के चलो एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब बॉडी में एंटीबॉडी बन चुकी है और आपने सैंपल डाला, एंटीजन उससे चिपक गई तो भी इसका मतलब पॉजिटिव है। इसको क्या समझते हैं, कोई ह्यूमन है, इसको कोई बीमारी हो चुकी है, ये मैंने लगाया सस्पेक्ट ह्यूमन। सस्पेक्ट ह्यूमन तो कोई डिसीज है, पता लगाना है इसे क्या प्रॉब्लम है, इसे क्या बीमारी हुई पता लगाना है। तो हमने क्या किया, टेस्ट कराया, एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों टेस्ट होते हैं इसके। एंटीबॉडी सैंपल लिया हमने बॉडी में से और इसकी बॉडी में से हमने एंटीबॉडी निकाली, एंटीबॉडी सैंपल बोला मैंने इसको। अब होता क्या है कि हमारे पास में
ये एंटीजन कोटेड प्लेट होती है, इन्हें कहते हैं एंटीजन कोटेड प्लेट्स। देखो ये हरे हरे रंग की जो दिखाई दे रही है ये एंटीजन कोटेड प्लेट है। मतलब क्या हुआ कि अलग अलग तरीके की बीमारियों के एंटीजन हमने कोटेड करके प्लेट रख दी, एक बीकर के अंदर, एक पैटी डिश के अंदर एंटीजन कोटेड प्लेट पहले से ही, क्योंकि मुझे एंटीबॉडी चेक करने हैं ना। अगर शरीर में बीमारी आने के बाद में हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है उसके खिलाफ, अगर एंटीबॉडी हुए इसका मतलब क्या हुआ, बीमारी के होने की पॉसिबिलिटी भी है, एंटीबॉडी बन चुके हैं। तो एंटीबॉडी टेस्ट करने के लिए हमने एंटीजन कोटेड प्लेट लिया। अब ये सैंपल हमने क्या किया, इसमें डाला, सैंपल डाला। तो मान के चलो कि ये जो है एंटीबॉडी इससे बाइंड कर गई, पता नहीं चलेगा, माइक्रोस्कोप नहीं लगा रखा हमने इसमें एंटीबॉडी का सैंपल डाला और ये मान के चलते हैं कि भाई बाइंड कर गया होगा, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड कर जाता है। अब क्या हुआ, अब मैंने इसमें से इसको हटा दिया, ये मटेरियल जो सैंपल हटाया था, प्लेट रखी हुई है, प्लेट है, प्लेट पर एंटीबॉडी रिएक्शन हो गए होंगे, आपको थोड़ी दिखेंगे, मॉलिक्यूल है। तो लेकिन एक्स्ट्रा मटेरियल जो पड़ा हुआ था, सैंपल डाला हमने, मान लो 5 ml का सैंपल डाला, अब और चीज डालनी है, दूसरी चीज डालनी है, तो इसको हम हटा देंगे यहाँ से, इसे खाली कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर क्या डाला, एंजाइम लिंक, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाली है। एंजाइम कौन सा होता है, पेरोक्सीडेज एंजाइम होता है। पेरोक्सीडेज एंजाइम होता है। देखो ये एक एंटीबॉडी डाली मैंने इसके अंदर, जिसमें ये पहले से एंटीबॉडी मान के चलता हूं, ये लग चुकी है इसमें, ये लग चुकी है इसमें एंटीबॉडी। पेरोक्सीडेज एंजाइम से लगा हुआ एक एंटीबॉडी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी बाइंडिंग एंटीबॉडी। ये कैसी एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी बाइंडिंग एंटीबॉडी। मतलब क्या हुआ, पहले ये वाला रिएक्शन कराया, फिर इसका लिक्विड खाली कर लिया, फिर ये पेरोक्सीडेज एंजाइम से जुड़ी हुई एंटीबॉडी मेरे पास थी, मार्केट में मिलती है, एंजाइम लिंक्ड हो गया। तो यहाँ पर कहानी आ गई ना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, एंजाइम लिंक करके मैंने एक एंटीबॉडी इसमें डाली, एंजाइम लिंक करके, एंजाइम था मेरे पास पेरोक्सीडेज, लिंक करी हुई एंटीबॉडी डाली। अगर ये एंटीजन से ये एंटीबॉडी बाइंड कर गई है, तो ये कैसी एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी बाइंडिंग एंटीबॉडी। मतलब क्या हुआ कि ये एंटीबॉडी दूसरी एंटीबॉडी से जुड़ जाती है जाकर, अगर ये जुड़ चुकी है तो ये भी जुड़ जाएंगी इस पर, ठीक है, ये जुड़ चुकी है तो ये भी इससे जुड़ जाएगी, ये जुड़ चुकी है तो ये भी इससे जुड़ जाएगी। यहाँ पर एंजाइम इसके पास आई। अब इतना कार्यक्रम हो गया, पहली बार में एंटीजन से एंटीबॉडी बाइंड करी थी, अगर हुई तो हम तो ये मान के चलते हैं। दूसरी बार पेरोक्सीडेज एंजाइम से जुड़ी हुई एंटीबॉडी डाली, जो कैसी थी, एंटीबॉडी बाइंडिंग एंटीबॉडी, जो भाई उससे जुड़ गई, पहले से मौजूद एंटीबॉडी से जुड़ गई, और साथ में एंजाइम भी पहुंच गया। अब मैंने यहां से क्या डाला, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या चीज है, सबस्ट्रेट वो है जो कलर चेंज कर देगा, सबस्ट्रेट वो है जो मुझे अभी रिएक्शन तो करा रहा हूं, पता तो लगा रहा हूं कि वो एंटीबॉडी जो मैंने इस एंटीजन के लिए सोची थी वो एंटीबॉडी बॉडी में है कि नहीं, बीमारी है कि नहीं। तो सबस्ट्रेट डाला, कोई एक सबस्ट्रेट डाला जो कलर चेंज कर देगा इस पेरोक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से, प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो क्या स्थिति बनी, ये सब जुड़ी हुई है पहले से, ये एंजाइम जुड़ा हुआ है इनसे। जैसे ही आप इसमें सबस्ट्रेट डालोगे, सबस्ट्रेट डालते ही क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा प्लेट्स का।
क्योंकि हमें कुछ भी दिखाई थोड़ी दे रहा है, हमें ये एंटीबॉडी जुड़ती हुई, हमें केवल इतना पता है कि ये सैंपल डाला हमने, फिर सैंपल हटा दिया, फिर हमने पेरोक्सिडेज एंजाइम वाली एंटीबॉडी डाली, उसको हटा दिया, फिर सबस्ट्रेट डाला। तो रिएक्शन अगर हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा, मॉलिक्यूल आपसे थोड़ी दिखाई देगा, केवल ये प्लेटें जो पड़ी हुई हैं, ये प्लेटों के रिएक्शन को हमें पता लगाना है कि प्लेटों ने रिएक्शन किया नहीं किया। प्लेटें हमारे पास एंटीजन कोटेड थी, एक एंटीबॉडी ये चुपकी, दूसरी एंटीबॉडी ये बाइंड कर गई इससे, और जैसे ही मैंने ये एंजाइम वाली एंटीबॉडी इसमें पहुंची और इससे जुड़ गई, तो क्या हुआ, इस प्लेटों का कलर चेंज हो जाएगा। अगर कलर चेंज हो गया, इसका मतलब ये एंटीबॉडी सैंपल में थी, तो ये टेस्ट आएगा पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव टेस्ट आएगा। अगर कलर चेंज नहीं होता है, इसका मतलब एंटीबॉडी ये नहीं जुड़ी होगी, ये वाली भी नहीं जुड़ी होगी, इसका मतलब एंटीबॉडी एब्सेंट थी। तो मेन एंटीबॉडी कैसी डाली थी मैंने, एंटीबॉडी बाइंडिंग एंटीबॉडी। अगर पहली वाली एंटीबॉडी ही नहीं होगी तो दूसरी वाली कहां से जुड़ेगी, और अगर दूसरी वाली नहीं जुड़ेगी तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा और ये कलर चेंज नहीं देगा। इस तरह से मैं किसी भी सैंपल के अंदर एंटीबॉडी का पता लगा सकता हूं कि भाई उस बीमारी की, उस चीज की, उस पैथोजन की एंटीबॉडी है या नहीं। अगर है तो कलर चेंज होगा, टेस्ट पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब एंटीबॉडी बन चुकी है, इन्फेक्शन है शरीर के अंदर। अब एंटीजन सैंपल लेते हैं, एंटीजन सैंपल लेते हैं तो मेरे पास में एंटीबॉडी कोटेड प्लेट्स होती है। क्या होती है, एंटीबॉडी कोटेड प्लेट्स। एंटीबॉडी कोटेड प्लेट्स है मेरे पास पहले से मौजूद। बात वही है, अब एंटीजन का सैंपल डाला इसके अंदर, दिखाई कुछ नहीं देगा। हम ये मान के चलते हैं कि ये एंटीजन, इस एंटीबॉडी ने इस एंटीजन को पकड़ लिया, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, हर एंटीजन का एंटीबॉडी होता है बॉडी के अंदर। वही एंटीबॉडी हमने सोचा कि ये है, तो ये टेस्ट कराने के लिए एंटीजन का सैंपल लिया, एंटीजन इससे बाइंड करता है, एंटीजन इससे बाइंड कर जाएगा। देखो एंटीजन इससे बाइंड कर जाएगा। अगर एंटीजन है, दिखाई नहीं देगा। आपने ये सैंपल लिया, सैंपल को एंटीबॉडी कोटेड प्लेट्स के ऊपर डाला, ठीक है, ये एंटीबॉडी कोटेड प्लेट्स है, ये प्लेट्स पड़ी हुई है पहले से, इसके अंदर एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी छुपा हुआ है, मान के चलते हैं बाइंड हो गए। अब इसको खाली कर दिया आपने, कंटेनर को खाली करने के बाद में क्या हुआ, एक्स्ट्रा लिक्विड चला गया और मेन इस पर चिपक गया, रिएक्शन तो हाल कर जाता है। अब क्या हुआ, अब आपने इसके अंदर डाली एंजाइम, एंजाइम कोटेड एंटीबॉडी, एंजाइम कोटेड एंटीबॉडी मिला लिया। अब ये कैसी एंटीबॉडी है, अब मान के चलते हैं यहां पर एंटीजन पहले से बाइंडेड है, मान के चलते हैं एंटीजन पहले से बाइंडेड है। जब ये आपने एम्प्टी कर दिया, इसको एम्प्टी कर दिया, यहां पर भी एम्प्टी किया था, अब ये आपने इसमें ये डाली, डालने में क्या हुआ, ये इससे बाइंड कर जाएंगे एंजाइम वाली, एंजाइम वाली से बाइंड कर जाएगी, एंजाइम वाली से बाइंड कर जाएगी। आपने फिर खाली कर दिया कंटेनर। अब कंटेनर खाली करने का पर्पस क्या है, एक्स्ट्रा सैंपल, एक्स्ट्रा चीजें बाहर चली जाए और केवल हमारी प्लेट के ऊपर का रिएक्शन आपको पता रहे, क्योंकि भाई दूसरी चीज भी डाल ली है उसके ऊपर, जब दूसरी चीज डालेंगे तो पहले तो खाली करेंगे ना कंटेनर को। अब ये प्लेटें खाली हो गई, अब जब प्लेट ये वाली खाली हो गई थी, एम्प्टी कर दिया मैंने, अब मैंने फिर एम्प्टी कर दिया इसको, ये मैंने फिर एम्प्टी कर दिया, यहां भी मैंने एम्प्टी किया था। यहां पर एम्प्टी होने के बाद में रिएक्शन अगर हुआ होगा तो क्या वो स्थिति बनी होगी, एंटीबॉडी कोटेड प्लेट्स
एंटीबॉडी कोटेड प्लेट्स के ऊपर एंटीजन लग चुका है, एंटीबॉडी कोटेड प्लेट्स पर एंटीजन लग चुका है और उस पर एंटीजन बाइंडेड एंटीबॉडी, ये कैसी है, एंटीजन बाइंडेड एंटीबॉडी, एंटीजन बाइंडेड एंटीबॉडी इस पर चिपक गई, एंटीजन बाइंडेड एंटीबॉडी इससे लग गई, फिर आपने खाली कर दिया, एम्प्टी कर दिया। अब एम्प्टी करने के बाद में ये क्या स्थिति बनी, यहां पर आपकी एंटीबॉडी लगी हुई थी, ये एंटीबॉडी लगी हुई थी और यहां पर ये ऊपर से एंजाइम कोटेड एंटीबॉडी आकर चिपक गई। अब आपने क्या डाला इसमें, सब्सट्रेट, सब्सट्रेट डालने पर फिर कलर चेंज हो जाएगा। अगर कलर चेंज होता है तो टेस्ट पॉजिटिव है, कलर चेंज, टेस्ट पॉजिटिव। अगर कलर चेंज होता है तो टेस्ट पॉजिटिव है और वही कलर रहता है इन प्लेटों का, एंटीबॉडी कोटेड प्लेट का वही कलर रहता है जैसा पहले था। तो प्लेट भी दिखाई देगी, मॉलिक्यूल थोड़ी दिखाई देगा, खाली कलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा हमको। तो कलर चेंज कब हुआ, पहली बार आपने ये डाला, इसमें एंटीजन डाली, दूसरी बार आपने एंटीजन कोटेड एंटीबॉडी डाली एंजाइम लिंक वाली, और तीसरी बार आपने क्या किया, इसमें सब्सट्रेट डाल दिया, खाली करके तीनों बार में। जब सब्सट्रेट डाला तो कलर चेंज हो जाएगा। अगर ये प्लेट पॉजिटिव है तो कलर चेंज होने होगा, अगर मान लो कलर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब ये सारी रिएक्शन नहीं हुए, ये सारे रिएक्शन नहीं हुए, ना इसमें ये एंटीबॉडी चिपकी, ना इसमें सब्सट्रेट डालने के बाद में ये कलर चेंज करेगा। तो इस तरह से हम इस एलिसा टेस्ट को कर सकते हैं कि एक बार एंटीबॉडी का सैंपल डालकर एंटीजन प्लेट ली, कलर चेंज किया, दूसरी बार एंटीजन सैंपल लिया और एंटीबॉडी कोटेड प्लेट्स ली। दोनों तरीके से आप इस रिएक्शन को करा सकते हो और पॉजिटिव रिजल्ट आने का क्या इसमें सिम्टम है कि इसका कलर चेंज हो जाता है प्लेटों का, जो आपने इसमें रखी हुई है कोट करके, कोटेड करके रखी हुई है। कलर चेंज होता है तो रिजल्ट पॉजिटिव है, नहीं होता तो नहीं पॉजिटिव है। ये हमारा टेस्ट हो गया एलिसा टेस्ट। इसमें कोई भी कमेंट अगर आपको समझ में आती है, कोई डाउट है तो आप आगे मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कर और इसको और डिटेल में। आप बचा हुआ थोड़ा सा पार्ट बचा है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी का, उसमें टेस्टिंग हो गया, ट्रांसजीनिक एनिमल और कुछ और पोर्शन, वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।